नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पिछले कुछ समय में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली शराब नीति मामले की। हाल ही में एक अहम अदालती फैसला आया है जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। आज के इस विश्लेषण में उपलब्ध स्रोत सामग्री के आधार पर हम इस मामले का एक फोरेंसिक ब्रेकडाउन करेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक इतना हाई प्रोफाइल मामला जो महीनों तक खबरों में छाया रहा, जब अदालत की कानूनी कसौटी पर पहुंचा तो उसका एक बिल्कुल अलग ही पहलू सामने आया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आज की चर्चा इन 5 मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगी। पहला, एक ऐतिहासिक अदालती फैसला। दूसरा, त्रुटिपूर्ण और कमजोर गवाहियां। तीसरा, बेबुनियाद कागजी सबूतों का खंडन। चौथा, गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां। और पांचवा, इसका व्यापक लोकतांत्रिक प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। एक ऐतिहासिक अदालती फैसला जो फरवरी 2026 में आया। फैसले की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके के साथ होती है। स्रोत के अनुसार अदालत के शब्द बिल्कुल साफ थे कि ये मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह विफल रहा और बेबुनियाद साबित हुआ। मतलब अदालत का ये स्पष्ट मानना था कि इस पूरे मामले में प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में भी कोई ऐसा ठोस आधार नहीं था जिससे किसी तरह का शक पैदा हो। गंभीर संदेह होना तो बहुत दूर की बात है। जरा सोचिए, एक केस जिस पर इतनी चर्चा हुई, अदालत उसे सिरे से बेबुनियाद बता रही है। ये सीधे तौर पर जांच की बुनियाद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आते हैं भाग 2 पर, त्रुटिपूर्ण और कमजोर गवाहियां और खास तौर पर सरकारी गवाह की रणनीति। अब ये सरकारी गवाह या जिसे कानूनी भाषा में अप्रूवर कहते हैं, ये होते कौन हैं? आसान भाषा में समझे तो ये वो आरोपी होते हैं जो जांच एजेंसी की तरफ से गवाह बन जाते हैं। स्रोत के मुताबिक अक्सर ऐसा तब होता है जब उन्हें इसके बदले में कोई कानूनी छूट या जमानत मिल रही हो। अब अदालत ने इस पूरी रणनीति पर ही बहुत गहरी चिंता जताई। वजह बहुत साफ है, अगर कोई गवाह किसी फायदे के बदले गवाही दे रहा है तो उसकी बात पर आंख मूंदकर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए मामले के 2 प्रमुख सरकारी गवाहों का उदाहरण लेते हैं। पहले है शरद चंद्र रेड्डी। जांच एजेंसी का दावा था कि ये किकबैक या रिश्वत के मुख्य गवाह हैं, लेकिन उन्हें जमानत कैसे मिली? सिर्फ पीठ दर्द के आधार पर। और स्रोत यहाँ एक बहुत ही अहम बात सामने रखता है कि गिरफ्तारी के बाद और गवाह बनने के दौरान इस व्यक्ति से जुड़ी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को करोड़ों रुपए का चंदा दिया। दूसरे गवाह हैं मगुंटा रेड्डी। अभियोजन पक्ष ने इनकी गवाही को सच साबित करने के लिए उन्हीं के बेटे को गवाह बना दिया। मतलब पिता की बात सच है, ये बेटा बता रहा है, जो खुद इस मामले में है। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और अदालत ने इसे खारिज क्यों किया? क्योंकि कानून का एक बहुत ही सीधा सा उसूल है। कानून के मुताबिक एक आरोपी कानूनी तौर पर किसी दूसरे आरोपी की गवाही को प्रमाणित या उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। जब बुनियादी कानूनी रूप से गलत हो तो फिर उस पर टिके केस का क्या होगा? मगुंटा रेड्डी की गवाही इसी कानूनी कसौटी पर फेल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। बेबुनियाद कागजी सबूतों का खंडन यानी मनी ट्रेल का पूरी तरह से पतन। आपने खबरों में इस तथाकथित घोटाले के बड़े बड़े आंकड़े सुने होंगे। आरोप था कि हवाला के जरिए 44.54 करोड़ रुपए का भारी भरकम मनी ट्रेल गोवा भेजा गया। लेकिन जब अदालत में इस 44 करोड़ के आरोप का सबूत पेश करने की बारी आई तो स्रोत के मुताबिक एजेंसियां क्या लेकर आईं? 6 लोगों द्वारा सादे सफेद कागज के टुकड़ों पर पेंसिल से लिखी गई कुछ बातें, बस इतना ही। जाहिर है अदालत ने ऐसे ढीले ढाले दस्तावेजों को सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ से हम आते हैं भाग 4 पर, गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां या यूं कहें कि सच को छिपाना। 14,000 से ज्यादा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। स्रोत बताता है कि जांच एजेंसी ने 14,000 से भी ज्यादा ईमेल्स का एक बड़ा सा डंप अदालत के सामने रख दिया। देखने में लगता है कि कितनी मेहनत से जांच की गई है, लेकिन असल खेल कुछ और था। इस भारी भरकम डेटा के पहाड़ के बीच वो बहुत ही अहम कानूनी राय यानी लीगल ओपिनियन छिपा दिए गए थे, जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे रहे थे। इस हथकंडे को अदालत ने एक खास नाम दिया, सप्रेशन बाय ऑब्सक्योरिटी, यानी अस्पष्टता का फायदा उठाकर सच छिपाना। ये एक ऐसी चाल है जिसमें बचाव पक्ष के काम आ सकने वाले सबसे जरूरी सबूतों को जानबूझकर गैर जरूरी डेटा के इतने बड़े ढेर में छिपा दिया जाता है कि उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाए। अदालत ने इसे एक बहुत ही गंभीर खामी माना, जो निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया पर सीधा हमला है।
अब एक नज़र इस शराब नीति को लागू करने की संवैधानिक प्रक्रिया पर डालते हैं। नीति बनी कैसे? पहले उपराज्यपाल यानी एलजी के साथ इस पर चर्चा हुई और उनके सुझाव शामिल किए गए। फिर पूरी मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी मंजूरी दी और आखिर में एलजी सचिवालय ने इसकी पूरी जांच परख की। स्रोत यहाँ एक बहुत ही जायज़ और तार्किक सवाल उठाता है, अगर कोई नीति इन सभी सरकारी और संवैधानिक चरणों से होकर गुजरी है और सबने उसे पास किया है, तो फिर इस कथित साजिश के लिए चुन चुनकर सिर्फ तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को ही निशाना क्यों बनाया गया? इस सवाल का जवाब फैसले के पेज नंबर 194 पर अदालत की इस बेहद दमदार टिप्पणी में मिलता है। अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप एक ही नीतिगत दस्तावेज का इस्तेमाल करके किसी एक प्राधिकारी को निर्दोष और उसी दस्तावेज के आधार पर दूसरे को अपराधी नहीं ठहरा सकते। ये बात सामूहिक रूप से पास की गई एक नीति के लिए किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के खोखलेपन को उजागर करती है। अब जरा मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर जो स्रोत का विश्लेषण है उसे देखते हैं। ये टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। जांच शुरू होती है, पहली चार्जशीट आती है, मुख्यमंत्री का कहीं कोई नाम नहीं। दूसरी चार्जशीट आती है, कोई जिक्र नहीं। तीसरी चार्जशीट, वहां भी कोई नाम नहीं। लेकिन फिर अचानक चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें सीधे इस पूरे कथित घोटाले का किंगपिन या सरगना बता दिया जाता है। स्रोत के अनुसार अदालत ने ये भी नोट किया कि दिल्ली या हैदराबाद में सह आरोपियों के साथ मुख्यमंत्री की कोई भी मीटिंग साबित ही नहीं हो सकी थी। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, इसका व्यापक लोकतांत्रिक प्रभाव और शासन में व्यवधान। इस पूरी जांच पर अदालत का आखिरी और शायद सबसे कड़ा निष्कर्ष ये था, जज ने जांच को एक पूर्व निर्धारित नैरेटिव और कोरियोग्राफ की गई एक्सरसाइज कहा। इसका मतलब है कि जांच का नतीजा पहले से तय था और फिर सिर्फ उस नतीजे तक पहुंचने के लिए तथ्यों को एक स्क्रिप्ट की तरह गढ़ा गया। ये इतनी गंभीर टिप्पणी थी कि इसके बाद मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश तक दे दिए गए। तो इस पूरे घटनाक्रम का आखिर असर क्या हुआ? स्रोत के आधार पर अगर हम नुकसान का आकलन करें तो परिणाम बहुत गंभीर रहे हैं। कई लोगों को बिना दोष साबित हुए सालों तक जेल में रहना पड़ा। एक चुनी हुई राज्य सरकार का सुचारू शासन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। एजेंसियों की उन चार्जशीट के आधार पर जो अदालत में साबित तक नहीं हो पाई, लोगों का मीडिया ट्रायल किया गया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई। इसके अलावा स्रोत एक और बेहद चिंताजनक बात की ओर इशारा करता है। जिन न्यायिक अधिकारियों ने इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले दिए, उनका तबादला कर दिया गया। हमारे आज के इस विश्लेषण का अंत हम एक ऐसे सवाल के साथ कर रहे हैं जो हम सभी को सोचना चाहिए। जब किसी व्यवस्था में निष्पक्ष अदालती सबूतों और कानूनी प्रक्रिया की जगह सनसनीखेज मीडिया ट्रायल और पहले से तय की गई कहानियां ले लें, तो एक लोकतंत्र को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। न्याय हमेशा ठोस सबूतों पर टिका होना चाहिए, धारणाओं या टीवी डिबेट्स पर नहीं। इस बेहद अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले विश्लेषण में।